In continuation of our previous lecture, today we are going to discuss our remaining chapter, that is on equality. तो ऑन इक्वलिटी के हमने कुछ बेसिक सीखे थे। मैंने इनको इसमें आपको आर्टिकल्स बताए थे। आर्टिकल 14 to 18 में 14, 15, 16, 17 आपको बता दिए, जो कि हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान के बारे में मैंने आपको बताया। संविधान किस लिए जरूरी है ये मैंने आपको बताया। संविधान में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था ये मैंने आपको बताया। अब इसमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, डेमोक्रेसी क्या है, ये सब चीजें जो है वो हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। अभी हम इक्वलिटी को डिस्कस करते हैं। तो जितने भी मैंने आपको आर्टिकल बताए उनका यदि एसेंस देखें, उनका सार यदि हम देखें तो क्या निकलता है कि एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ, यानी हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कानून किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेशन मीन भेदभाव। तो इक्वल बिफोर लॉ का कंसेप्ट यही है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, सभी को बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा कानून की नजर में। तो ये हुआ आपका पहला एसेंस। दूसरा मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया वो बताया कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन देयर बेसिस, देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कलर, एक्स्ट्रा। तो इनके आधार पर किसी भी देश की सरकार के द्वारा या किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सारे वही ग्राउंड होंगे, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एक्स्ट्रा। तीसरा यदि हम इसमें कंसेप्ट देखें, यानी दूसरे में हो गया नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किस किस आधार पर नहीं होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया पहले भी, तो इसको याद रखना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो भेदभाव हमारे देश में किया भी नहीं जाता वैसे, क्योंकि भेदभाव के खिलाफ हमारे संविधान में क्या बना रखा है, प्रोविजंस है। तीसरा इसका सेंस होगा एवरी पर्सन हैज एक्सेस, यानी हर आदमी को एक्सेस करने का या वहां पहुंचने का अधिकार होगा। कहां कहां हर आदमी बिना किसी रुकावट के जाएगा, सारे पब्लिक प्लेसेस कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे बैंक में जाओगे आप तो आपको रोक नहीं सकते कि आप इस कास्ट के हैं आपको नहीं जाने देंगे, आप इस धर्म के हैं आपको नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये हमारे संविधान में बैन किया गया। तो पब्लिक प्लेसेस जितने भी हैं वहां आदमी फ्रीली क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इसके अलावा प्लेग्राउंड, बड़े बड़े जो ग्राउंड होते हैं शहरों में ये कंसेप्ट होता है, वहां किसी को भी जात के आधार पर, जन्म के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर या मेल या फीमेल के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता। इसको पूरी तरह से बैन किया गया। और इसका एग्जांपल, आप मार्केट में जाओगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, होटल्स में जाओ और पब्लिक वैल्स होते हैं, रोड, बाथिंग घाट, इन सब पे पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको अबोलिश करने के लिए ही ये प्रोविजंस हमारे संविधान में रखे गए हैं। तो ये था बेटा पूरा इसका एसेंस। फर्दर हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इसमें अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है, गवर्नमेंट के क्या क्या रोल है। तो बेटा गवर्नमेंट हमारे संविधान में जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2 स्टेप लेती है। मेजरली 2 स्टेप ले जाते हैं, 2 स्टेप। वो स्टेप मैं आपसे डिस्कस करता हूं। 2 स्टेप में पहली स्टेप यदि आप देखोगे तो पहली स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ लॉज। फॉर्मेशन ऑफ लॉज यानी जितने भी हमारे संविधान में जो प्रोविजंस, जो उपाय बताए गए हैं उनको लागू करने के लिए सरकार समय समय पर क्या करती है, नियम कानून बनाती है। कानूनों का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, कानून बनाती है, नियम कानून कायदे बनाती है कि इक्वलिटी को एंश्योर करने के लिए सोसाइटी में हम ये पर्टिकुलर
लॉ को क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। तो ये काम करती है। कौन कौन सी लॉ है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा है स्कीम्स, वेरियस स्कीम लेके आती है गवर्नमेंट। स्कीम इंट्रोडक्शन, यानी स्कीम को क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। स्कीम कौन कौन सी है, जैसे कौन कौन सी स्कीम है, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं स्कीम लाई क्यों जाती है। स्कीम इसलिए ले जाती है क्योंकि हमारी सोसाइटी के कुछ डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी उनके उत्थान के लिए, उनके पूरे डेवलपमेंट के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की स्कीम लेके आती है। जैसे एक स्कीम है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप देखते होंगे कि हर गांव में एक राशन शॉप की दुकान होती है। तो वो राशन शॉप की जो दुकान है उसका कंसेप्ट इसी में होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ताकि समाज के जो वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल मतलब जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है, डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसके उत्थान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये योजनाएं लाई जाती हैं, ताकि उसको, इसमें किया क्या जाता है, खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, वीट दिए जाते हैं, राइस इत्यादि दी जाती हैं, ताकि उस आदमी के पास यदि पर्याप्त इनकम के सोर्स नहीं है तो वो इस स्कीम का लाभ उठाकर अपने परिवार को और खुद का पेट आराम से भर सके। तो गवर्नमेंट की स्कीम हो गई। इसके अलावा बहुत ही अच्छी स्कीम जिससे आप भी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, मिड डे मील। मिड डे मील, मिड डे मील में क्या होता है बेटा, मिड डे मील जो स्कीम है ये सभी गवर्नमेंट स्कूल में लागू की जाती है, सभी गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी कहां, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन में। एलिमेंट्री मतलब जिस बच्चे की उम्र 6 से 14 साल तक है, 6 से 14 साल तक है, उसको कुक्ड यानी पका हुआ फूड दिया जाता है। आप देखते होंगे कि जो सरकारी स्कूलें होती हैं वहां जितने बच्चे 8वीं क्लास तक हैं, 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के, उन सभी को कुक्ड फूड दिया जाता है, क्योंकि 6 से 14 साल तक की एज ग्रुप में वो सारे बच्चे आते हैं जो 8th क्लास तक होते हैं नॉर्मली, तो उनको कुक्ड फूड दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम होगी। इसके फायदे क्या होते हैं, इसका बेटा 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होगा कि जो बच्चे होंगे, गरीब बच्चे, पुअर जो बच्चे होंगे, वो स्कूल में आएंगे। पुअर जो चिल्ड्रन है वो स्कूल में ज्यादा आएंगे, उनका एनरोलमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा उनका एनरोलमेंट होगा। और एनरोलमेंट के साथ साथ वो वहां क्या करेंगे, रुकेंगे ज्यादा देर तक, रिटेन करेंगे, यानी ज्यादा देर तक स्कूल में रहेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, एक तो बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ेगा, यदि स्कूल में रुकेंगे तो उनकी एजुकेशन का लेवल भी अच्छा होगा, तो ये फायदा हुआ। दूसरा इसका फायदा हुआ, दूसरा इसका फायदा होता है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी सोसाइटी में, जो कास्ट के आधार पर भेदभाव आज भी किया जाता है, उसमें कमी आती है। क्यों? क्योंकि विभिन्न जातियों के लोग एक साथ, विभिन्न जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी में सुधार होता है। तीसरा, फूड मिलता है बच्चों को और न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन क्या है, पोषण तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आपने साइंस में पढ़ा होगा इसको, और आपके चैप्टर होगा साइंस में, अच्छे से इसको पढ़ना। तो फूड बराबर फूड को इंश्योर कर पाएंगे हम, न्यूट्रिशन दे पाएंगे। तो बेसिकली ये जो सरकार विभिन्न स्कीम लेके आती है, इनका फायदा होता है किनको, लोगों को। और ये लाई क्यों जाती है, इक्विलिटी इंश्योर करने के लिए। क्योंकि जो आदमी पैसे वाला है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो इन सभी स्कीम का फायदा नहीं लेगा। ना तो उसको पीडीएस का फायदा चाहिए, ना मिड डे मील का चाहिए। तो समाज में जो मार्जिनाइज सेक्शन है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए सरकार ये वेरियस स्कीम लेकर आती है। अब मिड डे मील स्कीम के बारे में मैं बता देता हूं। मिड डे मील स्कीम जो हमारे कंट्री में लागू किया था, वो सबसे पहले लागू किया था तमिलनाडु में।
तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। फिर हुआ क्या, जब तमिलनाडु ने सबसे पहले लागू किया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के अपने वर्डिक्ट में, वर्डिक्ट मतलब निर्णय, फैसला। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट सरकार का एक अंग होता है। बेसिकली सरकार के बेटा 3 अंग होते हैं। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ब्रीफ वो दे रहा हूं, उसके बाद में आपको आगे के जो लेसन होंगे उनमें एक एक अंग पर अलग अलग चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे 3 अंग होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर में बेसिकली कौन होते हैं? जितने हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे जो बड़े लोग हैं जो वोट देते हैं, वो इलेक्शन के माध्यम से चुनकर अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब अपने प्रतिनिधियों को कहां भेजते हैं? पार्लियामेंट में। कहां भेजते हैं? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में वो जाएंगे तो वो सारे मिलकर किसका निर्माण करेंगे? लेजिस्लेचर का। समझ में आ गया? अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि इनमें से ही, ये जो हम चुन के भेजते हैं, इनमें से ही कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है, जैसे कैबिनेट मंत्री, स्टेट राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री। तो ये सारे होते हैं एग्जीक्यूटिव। और एक होता है जुडिशरी। जुडिशरी होती है न्यायपालिका। ये होगी आपकी, हिंदी में मैं इसको बता देता हूं, इसको बोलेंगे विधायिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब अलग तीनों के काम बता देता हूं। फॉर्मेशन आपको इनकी स्ट्रक्चर का पता लग गया कैसे कैसे बनते हैं। पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर होती है, लेजिस्लेटिव होती है। लेजिस्लेटिव में क्या? हमारे द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। एग्जीक्यूटिव में भी हमारे द्वारा चुने हुए लोग ही होते हैं। जुडिशरी क्या होती है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। इसमें इन दोनों का कोई इंटरफेयर नहीं होता। ये क्या करती है, इसका मैं काम बाद में बताऊंगा, पहले इनका सुनो। विधायिका का काम है, जैसे नाम से ही लग रहा है, विधायिका, विधान यानी कानून बनाना। जितने भी हमारे समाज में जो कानून, मैंने आपको पहले डिस्कस किया ना, फॉर्मेशन ऑफ लॉज, तो जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? विधायिका के द्वारा। जो कानून बन जाएंगे उनको इंप्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। उनको लागू कौन करेगी? एग्जीक्यूटिव। अब जुडिशरी का काम यह है कि इसने जो कानून बनाए और इसने जो लागू किए, क्या वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसकी समीक्षा या इसकी जांच जुडिशरी के द्वारा की जाती है। तो तीनों का काम आपको समझ में आ गया। एक ब्रीफ छोटा सा वो था आपके लिए। तो जुडिशरी का एक पार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे जुडिशरी का। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? किसी भी देश में, या हमारे देश की हम बात करें तो सबसे सर्वोच्च बॉडी है। किसमें? जुडिशरी में, न्यायपालिका के क्षेत्र में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में वर्डिक्ट दिया था, अपना डिसीजन दिया था। सरकार को बोला था, सरकार के जितने भी राज्य थे उनको बोला था कि आप अपने सभी स्टेटों में मिड डे मील को इंट्रोड्यूस करो। यानी मिड डे जो मील स्कीम है वो सभी सरकारी स्कूलों में लागू होनी चाहिए। ये किसका आदेश था? न्यायपालिका का। और इसको लागू भी किया गया। मिड डे मील कहां से आया, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्यों इसको लाया गया, ये सब मैंने आपको डिस्कस किया। अब ये तो हो गया हमारा इंडिया में वेरियस जो एस्पेक्ट थे वो। एक बच गया इसमें हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, एडल्ट मतलब वयस्क, फ्रेंचाइज मतलब मताधिकार। अब देखो समझ में नहीं आएगा। सार्वभौमिक मतलब सभी को समान रूप से, वयस्क मतलब जो 18 साल का हो गया उसको वयस्क बोलते हैं हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री की डेफिनेशन के हिसाब से जिस आदमी की उम्र 18 साल है उसको क्या राइट मिल जाता है? वोट का राइट मिल जाता है, वोटिंग का। यानी वो वोट कर सकता है, अपना वोट कास्ट कर सकता है। मताधिकार हो गया, वोट डालने का अधिकार। तो सभी को समान रूप से मतदान करने का अधिकार क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये हमारे संविधान में लोगों को दिया गया है।
जो कि हमारी इक्वलिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें किसी भी आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ये नहीं बोला जा सकता कि आप एक क्लास के हैं तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा, या आप भी रिलीजन के हैं तो आपको कास्ट ये वोट नहीं देने दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जो भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, कहीं का भी हो, सबको एक साथ अधिकार मिलता है क्या डालने का, वोट डालने का। तो इससे क्या एंश्योर होती है हमारी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी आपको समझ में आएगा, प्रजातंत्र यानी प्रजा का शासन। इसकी डेफिनेशन भी है, लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन, यानी जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, उसको बोला जाता है प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। तो याद रखना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया। ये सब था इक्वलिटी के ऊपर। तो इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी बेसिक चीज क्या है, ये मैंने आपको समझाया। अब हम हमारे कंट्री से बाहर की एक घटना सीखेंगे, उसके बाद में फिर फर्दर इसी में हम शिफ्ट करेंगे। तो इसके दौरान एक महत्वपूर्ण जो घटना है या महत्वपूर्ण जो मूवमेंट है वो सीखेंगे, सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट इन अमेरिका। इन अमेरिका। देखो बेटा, हुआ क्या था कि जैसे हमारे देश में बड़ी आसानी से, आपको लग रहा होगा बड़ी आसानी से लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया, ऐसा नहीं है। महिलाओं को बहुत सालों तक संघर्ष करना पड़ा था वोटिंग राइट लेने के लिए। उनको, यानी अमेरिका में या जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट आपको पता है, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो इनमें जो यूरोप और अमेरिका में लोगों को वोट देने का अधिकार तो बहुत पहले से मिल गया था, लेकिन उसमें क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। महिलाओं को वोट नहीं देने दिया जाता था। और इसके अलावा क्या किया जाता था, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, जो ज्यादा प्रॉपर्टी वाला होगा या जो टैक्स देता होगा सरकार को, वो ही वोट देता था। कब की बात कर रहे हैं हम, 1948 से पहले। 1948 से पहले ऐसा कंसेप्ट था। कहाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब कंट्रियों में ऐसा कंसेप्ट था। लेकिन 1948 में वहां बड़े स्केल पर मूवमेंट हुआ महिलाओं का, और उनको राइट दिया गया। क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जहां जो भी एडल्ट होगा, वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसको वोट देने का अधिकार मिला था। तो हम फिर आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका में एक सिविल राइट, सिविल मतलब नागरिक, नागरिक अधिकार, यानी किसी भी कंट्री में यदि कोई व्यक्ति है, उस कंट्री का सिटीजन है, तो उसको समान सिविल राइट होने चाहिए जैसे हमारे देश में है। तो इसके लिए अमेरिका में क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। आंदोलन किया किन्ने था, अफ्रीकन लोगों ने। किन्ने किया था, अफ्रीकन लोगों ने किया था। कहां, अमेरिका में। क्यों किया था, क्योंकि वहां एक कंसेप्ट था, जो अफ्रीका के लोग थे वो होते थे ब्लैक, और ये लोग होते थे व्हाइट, सफेद। तो वहां गोरे और काले के बीच में भेद होता था। तो इसी को लेकर अफ्रीका के जो काले लोग थे, उन्होंने वहां क्या किया था, आंदोलन किया था। अब इन्होंने आंदोलन क्यों किया था, क्योंकि हर तरह की फैसिलिटी सबसे पहले व्हाइट को दी जाती थी, ब्लैक को नहीं दी जाती थी। एग्जाम्पल, जैसे एक बस में, ये बस है, बस में गोरे सफर कर रहे हैं, तो काले को तब जगह मिलेगी जब कोई गोरा उसमें नहीं है। जैसे मानो इसमें 3 सीट है, तो 3 यदि व्हाइट है तो 3 व्हाइट पहले बैठेंगे और काला क्या करेगा, खड़ा रहेगा। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन होता था। इससे इन लोगों ने क्या किया, अफ्रीकन लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया, यानी उसका विरोध किया और हड़तालें की और तरह तरह के प्रदर्शन किए। तब जाकर फिर उनको राइट्स मिले। ये राइट्स उनको मिले 1964 में जाकर, 1964 में। याद रखना, 1964 में अफ्रीकन जो लोग थे उनको वहां राइट मिले थे। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बताता हूं। रोजा पार्क नाम की एक महिला थी, जो कहां की थी, अफ्रीका की। अफ्रीका की ये महिला बस में बैठकर जा रही थी, तो एक व्हाइट ने आकर उसको बोला कि आप खड़ी हो जाओ, मुझे बैठना है। तो ये घटना इसके दिमाग में क्या, बहुत बड़ा असर छोड़ा, और इसने बहुत बढ़ चढ़कर वहां होने वाले सारे मूवमेंट में हिस्सा लिया, और अंत में 1964 में क्या हुआ, इन सबको बराबर राइट दिया गया। और इसके अलावा क्या क्या है,
और उसके अलावा इनके साथ किसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था? एक तो ब्लैक यानी कलर के आधार पर, और एक होता था रेस के आधार पर, यानी इनकी जो प्रजाति थी वो अलग थी, क्योंकि ये सारे निग्रो होते थे। और ये सारे कौन से होते थे? काकेसाइड या मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, ये अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, ये हम ज्योग्राफी में आगे डिस्कस करेंगे। तो इनकी रेस अलग अलग होती थी, इन दोनों की जो प्रजाति थी वो अलग अलग होती थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अफ्रीका से अमेरिका में आए क्यों? तो उससे पहले मैं आपको अफ्रीका और अमेरिका का मैप दिखाऊंगा, मैप की कंडीशन आपको दिखाता हूं और उसी से मैं आपको क्लियर करता हूं। ये देखो, ये वर्ल्ड मैप आपको नजर आ रहा होगा, सारे कॉन्टिनेंट आपको पता है। तो बेटा ये था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो 1948 से पहले होता क्या था कि ये जो यूरोपियन कंट्री थे, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे क्या करते थे, यहाँ के कंट्रियों को और ये जो एशिया की जो कंट्री थी, चाइना, भारत, पाकिस्तान, ईरान, इन सबको क्या करते थे, अपना गुलाम बनाते थे। गुलाम के दौरान क्या करते थे, वो यहाँ से जो लोग होते थे काम करने वाले, उनको ले जाकर अपने यहाँ काम करवाते थे। तो ये बड़ी संख्या में यहाँ चले गए। तो हम बात करें अमेरिका की, यानी ये अफ्रीका आपने देख लिया। यहाँ से लोगों को जब ये गुलाम बना रखा था तो यहाँ के लोगों को दासों की तरह दास बनाकर यहाँ लेके गए, काम करने लगे। तो यहाँ उनकी संख्या बहुत हो गई, खूब हो गई संख्या ब्लैक्स की। फिर 1948-50 के लगभग इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि अब आप हमें भी सिविल राइट दो, यानी हमें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वो सब यहाँ सेटल डाउन हो गए, यहाँ से फिर कोई वापस आया, कोई नहीं आया। तो इस कारण यहाँ लोग पहुंचे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था लोकेशन जानना। नॉर्थ अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये नीचे है आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मैंने बता रखा आपको। तो ऐसे था इनका जाना और ये कारण था उनमें डिस्क्रिमिनेशन का। अब फर्दर हम इंडिया पे आते हैं। इंडिया में कुछ एक्ट आए हैं, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि गवर्नमेंट दो तरह की स्टेप लेती है। कौन कौन से? एक तो फॉर्मेशन ऑफ लॉज और स्कीम। तो स्कीम हमने डिस्कस कर लिया था, फॉर्मेशन ऑफ लॉज हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ लॉज में गवर्नमेंट ने 1955 में एक लॉज लेके आई, कानून लेके आई, उसका नाम था डिसेबिलिटी एक्ट। याद रखना, 1955 में एक डिसेबिलिटी एक्ट लेके आई। इसमें प्रोविजन क्या थे कि जो भी लोग डिसेबिलिटीज हैं, डिसेबिलिटी मतलब जैसे शारीरिक अपंग है, वो हैंडीक्राफ्ट है, जैसे किसी के हाथ में दिक्कत है, पांव में दिक्कत है, तो उनको भी राइट्स प्रोवाइड करवाए गए, क्योंकि ये भी क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, वल्नरेबल सेक्शन हो गया ये भी। तो इनको भी किसी आधार पर कोई भी लोग क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई तू तो तेरे पैर में लगी हुई है, तेरे एक पैर नहीं है, हम तेरे को यहाँ नहीं बैठने देंगे। इस तरह की जो प्रोविजंस हैं उनसे बचाने के लिए ये राइट लिया गया। यानी इसमें इक्वल राइट मिलता था किनको? डिसेबिलिटीज से जो लोग ग्रसित थे उनको सोसाइटी में, और इनका बराबर पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो ये सब व्यवस्थाएं लेके आई। इसके अलावा 1988-89 में एक एक्ट था, ST SC एट्रोसिटी एक्ट 1989। ये भी लेके आया। क्यों? क्योंकि कुछ जो लोग थे वो ST SC यानी लोअर कास्ट जो है उनके साथ कुछ क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो इसको रोकने के लिए भी सरकार ने एक नियम कानून कायदा बनाया। तो ये सब क्या था, स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा, लॉज थे, और इसकी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो बेटा ये था आपका पहला चैप्टर ऑन इक्विलिटी। तो आपका पहला चैप्टर यहीं खत्म होता है। आगे के चैप्टर फिर हम इसी चैनल पर इसी तरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।